नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। मित्रों, ओबेसिटी वाली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और कई जगहों से हमारे ऊपर सवालों की बौछार आई। उनमें से एक सवाल का मैं आज आपको जवाब देना चाहती हूं और वह है इंटरमिटेंट फास्टिंग। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मैडम, ये कितना सही है, ये कैसे शुरू किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, और आयुर्वेद ऐसे उपवास के बारे में क्या कहता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आयुर्वेद के उपवास से जुड़े सभी विचार आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि रात को 8 बजे से पहले कुछ भी खा लेना और उसके बाद खाना पीना सब बंद। अगले दिन दोपहर 12 बजे तक पेट में कुछ भी ना डालना। फिर दोबारा 12 बजे, दोपहर 12 से रात 8 बजे तक आप जो चाहें खा सकते हैं। बस यही प्रक्रिया यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आज के समय में बहुत लोग अपनाते हैं। कई लोगों को इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं, लेकिन इसे बंद करने के बाद वे अच्छे परिणाम टिके रहें, यही बड़ी बात है। इसलिए ये जो पद्धति है उसे सही निरीक्षण में ही शुरू करनी चाहिए और सही निरीक्षण में ही किसी व्यक्ति की सलाह सूचना के अनुसार इसे पूरा करना चाहिए। आगे भी मैंने आपको कहा है कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हर किसी का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद में 3 प्रकृति के व्यक्तियों का कहा गया है: वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों की जठराग्नि मंद होती है, इसलिए वे लोग कम खाते हैं लेकिन लंबे समय तक भूखे रह सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार कफ प्रकृति वाले व्यक्ति लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग निश्चित ही कर सकते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों की जठराग्नि तीक्ष्ण होती है, उन्हें बार बार भूख लगती है और वे बहुत आसानी से चीजें पचा सकते हैं। इसीलिए कई बार अगर पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रहें तो उनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, जिसके कारण सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, ऐसी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को लंबा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना उचित नहीं है। अंत में आते हैं वात प्रकृति वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों की जठराग्नि विषम होती है, कभी भी भूख लग जाती है, कभी भी थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है और ये लोग भी भूखे नहीं रह पाते। ज्यादा भूखे रहने से शरीर में कमजोरी महसूस होती है, बीपी लो हो जाता है, बहुत ज्यादा अरुचि जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी आयुर्वेद के अनुसार लंबे समय तक भूखे रहना उचित नहीं है। ऋतु की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु कफ की ऋतु होती है। इसलिए अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना हो तो उसके लिए सबसे उत्तम ऋतु वसंत ऋतु है कि जब होली धुलेटी आती है। और अभी जो समय चल रहा है वर्षा ऋतु, इस समय अपने आप हर व्यक्ति के शरीर में वात बढ़ जाता है, इसलिए यह समय इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए उचित नहीं है। अब फास्टिंग यानी उपवास को आयुर्वेद में क्या कहा गया है? तो आयुर्वेद में उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है लंघन, ऐसा कहा गया है कि लंघनम परम औषधम। बहुत से रोगों की चिकित्सा ही लंघन है। और ये भी कहा गया है कि यत् किंचित लाघवम करम देहे तत् लंघवम स्मृतम। अर्थात शरीर में जो लघुता उत्पन्न करे, जो हल्कापन लाती हैं, वे सारी प्रक्रियाएं लंघन कही जाती हैं। आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान अध्याय 22 में लंघन के बहुत अच्छे 10 प्रकार बताए हैं। चतुष्प्रकाराः संशुद्धिः पिपासा मारुत आतपो पाचन यानी उपवासश्च व्यायामम लंघनम तथा। 10 प्रकारों में से 4 प्रकार की संशुद्धि यानी कि वमन, विरेचन, नस्य और बस्ती, ये 4 प्रकार की जो पंचकर्म की टेक्निक्स हैं, इनके द्वारा शरीर को हल्का किया जा सकता है। उसके बाद पिपासा यानी थोड़ी सी प्यास को सहन करना, मारुत थोड़ा सा हवा का सेवन करना, अतप सेवन यानी थोड़ा सा धूप का सेवन करना, पाचन द्रव्यों का सेवन करना और व्यायाम तथा उपवास करना। इस तरह टोटल 10 प्रकार के लंघन आचार्य चरक ने बताए हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमारे महर्षि
कितने दूरदर्शी थे। इन 10 प्रकारों में से भी किस प्रकार को, किस व्यक्ति को अपनाना चाहिए, इसका वर्णन देते हुए उन्होंने कहा है कि जिसके शरीर में उत्तम बल हो उसे 4 प्रकार के शोधन द्वारा शरीर से कचरा निकालकर लंघन करना चाहिए। जिसका बल मध्यम है उसे व्यायाम द्वारा शरीर को हल्का करना चाहिए, और जिसके शरीर में हीन बल हो, बहुत कम शक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को ही उपवास करना चाहिए। और दूसरा सवाल होगा कि ऐसा लंघन कब करना चाहिए। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा है कि शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। एक धातु अगर अच्छी होगी तभी अगली धातु का निर्माण अच्छा होगा। इसीलिए जब रस धातु अच्छी नहीं बनती, आप जो आहार रस खाते हैं उसी से जो पहली धातु बनती है वह रस धातु है। जब ये सही मात्रा में नहीं बनती तब शरीर में रस प्रदोषज विकार शुरू होते हैं। जिस व्यक्ति को रस प्रदोष विकार हो उसे तुरंत ही लंघन शुरू कर देना चाहिए। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि ऐसे विकार क्या होते हैं, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। आपको भूख नहीं लगती, शरीर में जलन सी लगती है और पेट भारी भारी लगता है, मुंह सूख जाता है, शरीर में एनीमिया जैसा लगता है बिना किसी कारण, यानी कि आपकी उम्र नहीं हुई फिर भी शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप जो भी खाते हैं उसके बाद पेट हमेशा भारी लगता है, शरीर में सुस्ती और आलस लगता है, ये सब रस प्रदोषज विकार में आते हैं। भूख नहीं लगती, खाने में रुचि नहीं होती, ये सारी बातें दिखाती हैं कि आपके शरीर में पाचन तंत्र बिगड़ गया है और आम बनने की शुरुआत हो गई है, जो कुछ समय बाद शायद ओबेसिटी को लीड कर सकता है। अब ऐसे उपवास कितने दिनों तक करना चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन देते हुए महर्षियों ने कहा है कि शरीर में गात्र लाघव, शरीर के अंग हल्के लगे, भूख ठीक लगे, प्यास ठीक लगे, मल और पेशाब अच्छी तरह हो, डकार साफ आए, ऐसे लक्षण जब मिले तब आपको उपवास बंद कर देना चाहिए। यानी कि अगर हम लंबे समय तक सिर्फ वजन कम करना है और उपवास लगातार करते रहें तो वह भी शरीर में परेशानी कर सकता है। इसके संदर्भ में ज्यादा लंघन करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं उसका भी क्लासिकल डिस्क्रिप्शन वंडरफुल है। अगर लंबे समय आप भूखे रहेंगे तो उसके कारण शरीर में बाल झड़ सकते हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, शरीर में पाचन तंत्र से जुड़े रोग हो सकते हैं या फिर त्वचा के रोग होने की संभावना है। और लंबे समय भूखे रहने से आपका मन बेचैन हो जाता है क्योंकि पेट की गैस ऊपर की तरफ जाती है। अब हम देखें कि ऐसे लंघन कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए। आजकल के आप उपवास देख ले, चातुर्मास आता है, श्रावण महीने में हम उपवास करते हैं, लेकिन उपवास में सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। शायद रोज हम सिर्फ दाल भात सब्जी रोटी ही खाते हैं, लेकिन उपवास के दिन तो फराली मंचूरियन, फराली ढोकला, फराली रोटली या भाखरी कुछ भी बाकी नहीं होता। अलग अलग तरह के कई व्यंजन होते हैं, साबूदाना की खिचड़ी हो, मूंगफली हो, आलू हो। तो उपवास में जो चीजें आमतौर पर खाई जाती हैं वे सारी चीजें वात बढ़ाने वाली होती हैं, शरीर में वात बढ़ाती है। इसलिए अगर आपको उपवास करना ही है तो आप गर्म पानी पर रह सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी परंपरा होती है। जनरली कोई भी वैद्य जब अपने मरीज को लंघन कराते हैं तो उनकी पसंद की चीज़ होती है सादी मूंग की दाल का पानी। छिलके वाली मूंग की दाल आप उबाल दें, उसे क्रश कर दें, उसमें सेंधा नमक डालें और अगर आप पूरा दिन मूंग के दानों के पानी पर निकालें तो उत्तम है। धीरे धीरे कोई भी वैद्य लंघन में छूट देता है सादा मूंग दाल का पानी, उसके बाद उबले हुए मूंग, उसके बाद पतली मूंग दाल की खिचड़ी, उसके बाद तड़के वाले मूंग, तड़के वाली खिचड़ी, फिर दूधी की सब्जी और जौ की रोटी। इस तरह करके किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल डाइट पर लाया जाता है। हफ्ते 15 दिन एक वैद्य को जैसे सही लगे, अगर उसी तरह लंघन किया जाए तो मैं ऐसा मानती हूँ तो ये उत्तम प्रकार का लंघन साबित होगा। आइडियली ऐसा कहा गया है कि हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् काल भोजी न जितेंद्रियः। जो
अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ें खाता है, जो मात्रा में खाता है और जो समय पर खाता है वह जितेंद्रिय होता है। उसे कभी भी कोई ऐसे प्रकार के इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए दोस्तों, हमारा पारंपरिक खाना देखिए, जनरली 16 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम खाली पेट रहते हैं और उसके लिए 8 घंटों में जो हम खाएं वह सब पच जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति, ऋतु और अपनी खाने पीने की आदतें देखकर, सोचकर उसी अनुसार अपना उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका तय करना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि रात 8 बजे से खाना बंद करके दोपहर 12 बजे तक खाली पेट ही रहना, ये नियम नहीं होना चाहिए। आपके शरीर को वो सूट करता है या नहीं, उसी अनुसार उन घंटों में उसमें बदलाव करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में थोड़े थोड़े समय में जुगाड़ आते हैं। एक समय ऐसा आता है कि सब अलसी पर टूट पड़ते हैं, तो वजन घटाने के लिए भी अलसी खाएंगे और वजन बढ़ाने के लिए भी अलसी खाएंगे। थोड़े समय बाद एलोवेरा आएगा तो उस पर टूट पड़ेंगे। थोड़े समय बाद अजवाइन, मेथी और काले जीरे का पाउडर आएगा तो उस पर टूट पड़ेंगे। इसी तरह मान लो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आया है तो तुरंत ही वेस्टर्न देशों से कोई भी चीज आएगी तो हम उसे बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी सिद्धांत गलत नहीं होता, लेकिन उसमें कहीं हमारी समझ में बदलाव करने की हमें ज़रूरत है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई सारे उद्देश्य होते हैं, उनमें से लोगों का सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य होता है वह है ओबेसिटी। इसीलिए ओबेसिटी लंबे समय की समस्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप तुरंत वज़न कम कर लेते हो और अगर तुरंत ही खाना शुरू कर दोगे तो शरीर तुरंत वज़न बढ़ा भी देगा। इसलिए मेहरबानी करके हम एक बार थोड़ा समय जाने दें, धीरे धीरे अपने शरीर को जो चीज़ अनुकूल आए वही अपनानी चाहिए। इसलिए वज़न घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए सही है या नहीं, इसका सबसे अच्छा निर्णय आप खुद ही कर सकेंगे। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको उपयोगी होगा। आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। धन्यवाद।